हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि देयर इज़ वन लाइन दैट इज़ नो ड्रीम इज़ टू बिग, नो ड्रीमर टू स्मॉल। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि हम लोग उसको साकार ना कर पाए, और कोई भी सपने देखने वाला भी इतना छोटा नहीं होता कि उसके पास सामर्थ्य ना हो कि उस सपने को पूरा कर पाए। तो सपना देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलो हम लोग फिर से उसी चैप्टर से शुरू करते हैं जिस चैप्टर से हम लोग डिस्कशन लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं। एंड इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का जो डिस्कशन मैटर है वो है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, सो उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम लोगों को कुछ छोटे छोटे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आगे बढ़ना होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। So in the year 1869, okay, in the year 1869 there was one scientist. His name is was Friedrich Miescher. Okay, so in the year 1869 there was scientist. His name was Friedrich Miescher. Okay, तो वो साइंटिस्ट क्या किए थे, जो सेल होता है सेल के अंदर से न्यूक्लियस को अलग किए थे। न्यूक्लियस को अलग करने के बाद उसके अंदर कुछ प्रोटीन को अलग किए थे और फॉस्फोरस को अलग किए थे। ओके, सो प्रोटीन एंड फॉस्फोरस को, और यू कैन से दैट फॉस्फेट को अलग किए थे। प्रोटीन एंड फॉस्फेट को अलग करने के बाद उन्होंने देखा था कि दोनों जो कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है फॉस्फोरस, जो सेल के अंदर प्रेजेंस होता है, लेकिन दोनों मिलकर ऐसे एक चीज़ बनाता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है। उन्होंने उसका नाम दे दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन क्या क्या लेके बना था? फॉस्फेट प्लस प्रोटीन। प्रोटीन प्लस फॉस्फेट को उन्होंने अलग किया था। अलग करने के बाद उसका नाम दिया था न्यूक्लिन, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो न्यूक्लिन है वो ही कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर को। ठीक है, और यही न्यूक्लिन बाद में न्यूक्लिक एसिड हो गया है। ओके, तो हम लोग जो बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लिन। लेकिन उस समय एक प्रॉब्लम आ गया था कि उन्होंने देखा था जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रेजेंस होता है इस फॉस्फेट के साथ, वो प्रोटीन मसल के अंदर नहीं होता। सो फिश का जो स्पर्म है, द स्पर्म ऑफ फिश, स्पर्म मीन्स वन सेल। ओके, इट हैज़ ऑल्सो न्यूक्लियस। सो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो कुछ अलग है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो कुछ अलग है। तो ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन का अलग नाम था जो फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है, जो हम लोग के न्यूक्लियस में रहता है, और फिश का जो स्पर्म है उसके अंदर अलग से प्रोटीन है, वो भी न्यूक्लियस का अटैच होता है। तो वो डिफरेंशिएशन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर हम लोग के साथ जो प्रोटीन होता है उसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रोटीन अटैच रहता है प्रोटीन के साथ जो हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंस होता है। लेकिन फिश के अंदर जो रहता है उसका नाम है आर्जिनिन। सो फिश का जो स्पर्म होता है उसके अंदर रहता है आर्जिनिन, और जो हम लोग का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रेजेंस होता है उसको हम बोलेंगे हिस्टामिन। और ये जो आर्जिनिन है उसको बोलते हैं प्रोटामिन। दिस इज वन टाइप ऑफ protamine type of amino acid, that is arginine amino acid, and this is one type of alkaline amino acid, that is histamine. So this is also amino acid histamine. This is one kind of alkaline protein, and this is also one kind of protein amino acid, but this is protamine type of amino acid. These all are different but protein. तो ये सब जो प्रेजेंस होता है वही बनाता है न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए, ठीक है, ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो एक न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए, न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। सो एक न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए अप्रोक्सीमेट
1000 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेट 1000 न्यूक्लियोटाइड molecules, approximate 1000 nucleotides molecules are needed to form one nucleic acid। ओके, तो ये था फ्रेडरिच मिशर का एक डिस्कवरी, जिन्होंने न्यूक्लिन का फर्स्ट डेफिनेशन दिया था, और वही न्यूक्लिन एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। ठीक है, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साल बीत गया। इन द ईयर 1953, तो ये था 1869 एंड देन 1953। इन द ईयर 1953 देयर वाज 2 साइंटिस्ट। ओके, वन इज जेम्स वाटसन एंड अनदर इज फ्रांसिस क्रिक। दोनों मिलके क्या किया, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक, एक टेक्निक होता है, ठीक है, उसका नाम है एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक के ऊपर डिपेंड करके डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। ओके, सो वाटसन एंड क्रिक दोनों मिलके एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक है उसके ऊपर डिपेंड करके डीएनए का फिजिकल स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया, एंड देन उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर और भी ज़्यादा काम करके डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, नॉट इन्वेंशन, डिस्कवर किया। ओके, सो आज हम लोग शुरू करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर, बट we are not going to discuss about the chemical structure, okay, but we are going to start the physical structure because it is very simple structure। okay, अगर फर्स्ट टाइम हम लोग उसके बारे में जान लें फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो केमिकल स्ट्रक्चर बहुत आसानी हो जाएगा। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर हो या फिर केमिकल स्ट्रक्चर हो, व्हाट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो से हम लोग को मालूम है डीएनए में क्या क्या रहता है। डीएनए में राइबो शुगर, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर, इसके साथ रहता है फॉस्फेट बैकबोन, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में क्या क्या है, प्यूरिन एंड प्यूरिमिडिन और पायरिमिडिन। लेकिन इसमें ध्यान से हम लोग को 2 चीज़ याद रखना है। एक याद रखना है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, एंड दूसरा जो प्यूरिन होता है उसमें भी 2 नाइट्रोजन बेस होता है, और pyrimidine जो पायरिमिडिन होता है उसमें भी 2 नाइट्रोजन बेस होता है। लेकिन प्यूरिन का फर्स्ट नाइट्रोजन पायरिमिडिन का फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ओके, एंड प्यूरिन के सेकेंड नाइट्रोजन पायरिमिडिन का जो सेकेंड नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब बॉन्डिंग कैसे होगा, हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ओके, देखो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एक है नाइट्रोजन बेस, इधर भी नाइट्रोजन बेस है। एड ए मीन्स एडिनाइन, टी मीन्स थायमिन, जी मीन्स गुआनाइन, सी मीन्स साइटोसाइन। अब देखो ध्यान से इसको समझना, यह है प्यूरिन का फर्स्ट नाइट्रोजन, यह पायरिमिडिन का फर्स्ट नाइट्रोजन। सो प्यूरिन का फर्स्ट नाइट्रोजन पायरिमिडिन का फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा युक्त होता है या फिर संयुक्त होता है, ये बोल सकते हो कनेक्ट रहता है, अटैच रहता है, बॉन्डिंग करता है। ओके, और प्यूरिन का सेकेंड नाइट्रोजन पायरिमिडिन का सेकेंड नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा फिक्स्ड रहता है, बॉन्डिंग करता रहता है। तो ये है इसका बॉन्डिंग हो गया। अब देखो जब नाइट्रोजन में नाइट्रोजन बेस पेयरिंग हो गया, अब बचा क्या है, नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच्ड होगा, राइबो शुगर के साथ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हो गया बनाना है, और न्यूक्लिक एसिड बनाने से पहले क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड, एंड उससे पहले क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए, और उसके साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच रहता है ये बॉन्डिंग के द्वारा। इस बॉन्डिंग का नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। ओके, ये तुम लोग को हम समझा देंगे एक एक करके, जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा उसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में बता देंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जान लो किस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग हो गया। तो हम लोगों का न्यूक्लियोसाइड बन चुका है। न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है। फॉस्फेट के साथ अटैच होने के लिए डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जो न्यूक्लियोसाइड होता है टोटल को जाना पड़ेगा। तो ये हो गया
न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो ये हम लोगों का न्यूक्लियोसाइड है। जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, लेकिन उसके लिए एक भी बॉन्ड चाहिए। ये बॉन्ड है, ठीक है, ये सब बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दीज आर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। Here it is also, this is not, these are also phosphodiester bond. So 3 bonds are there. Okay, so when nitrogen base is attached with another nitrogen base, that is hydrogen bonding, this is one type of dipole bonding, and here glycosidic bond, this is one type of covalent bond, and here one type of phosphodiester bond, this is also covalent bond. Okay, so hydrogen bonding is dipole bond and here is covalent bonding is there. कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों का बन चुका है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। ओके, तो ऐसे ही 1000 न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बना के एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा बेस बना देता है। वैसे बहुत न्यूक्लियोटाइड का बेस बना देता है एंड वो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल चाहिए ऐसे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है इधर और इधर एक न्यूक्लियोटाइड चेन है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ 5 प्राइम टर्मिनस और व्हाट इज़ 3 प्राइम टर्मिनस? 5 प्राइम टर्मिनस एंड 3 प्राइम टर्मिनस क्या होता है? मतलब डीएनए का जो चेन होता है वो होता है एंटी पैरेलल। एक क्वेश्चन होता है, जब केमिकल स्ट्रक्चर में हम लोग जाएंगे उसके बारे में डिटेल में पता लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है। देखो ये बहुत इजी है, कोई भी कन्फ्यूज़न दिल के अंदर मन के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनता है वो तुम लोगों के लिए ही बनाया जाता है, ईजी तरीके से तुम लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, टॉपिक्स बहुत सारा है, लेकिन अच्छे से अगर हम लोग को एक बार समझ आ गया तो हम लोग अपने से ही और भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ 3 प्राइम, व्हाट इज़ 5 प्राइम? देखो बहुत ही ईजी है। डीऑक्सीराइबो शुगर का 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5। पहले उस कार्बन का पोजीशन हम लोग को जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर 3 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है। इधर भी 1 2 3 नंबर कार्बन है, 5 नंबर कार्बन है। जो नंबर कार्बन के साथ, जिस नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच्ड होगा लेकिन वो फॉस्फेट अकेला रहेगा, उसके साथ दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अटैच्ड नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे, उस पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके उसका नामकरण किया जाएगा। क्या है ये? सोचो, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5, देखो 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, लेकिन उसके साथ कोई भी दूसरा या फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 प्राइम। ईजी। अब नीचे आ जाओ, देखो 1 2 3 नंबर कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच्ड है उसके साथ कोई भी दूसरा या फिर तीसरा फॉस्फेट या फिर न्यूक्लियोटाइड कोई भी कुछ अटैच नहीं है, तो हो जाएगा 3 प्राइम। इधर देखो, इधर देखो 1 2 3 नंबर कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच्ड है उसके अंदर कोई भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे 3 प्राइम। इधर देखो जो 5 नंबर कार्बन है उसके साथ जो फॉस्फेट अटैच्ड है उसके साथ कोई भी दूसरा अटैच्ड नहीं है न्यूक्लियोटाइड, तो इसको बोलेंगे 5 प्राइम। तो इधर का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया होगा तो क्या होता है 5 प्राइम एन, क्या होता है 3 प्राइम एन, 5 प्राइम टर्मिनस, 3 प्राइम टर्मिनस, लाइक दैट। ओके, so why the questions coming like that? Okay, so you got the answer. So now I am going to discuss the next some term, that is those are related with DNA, with the physical structure of DNA. Okay, so student ध्यान से देखो, जो एडेनिन है वो जो डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ अटैच्ड होता है, मतलब एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, वो अटैच्ड होता है जब डीऑक्सीराइबोस के साथ, तो उसका एक नाम हो जाता है जिसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसाइन। ओके, ऐसे ही थायमिन भी ऐड हो सकता है। देखो जब थायमिन ऐड होता है डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ, उसका नाम होता है डीऑक्सीथाइमिडीन। जो गुआनिन ऐड हो जाता है डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर, उसका नाम है डीऑक्सी गुआनोसाइन।
जब साइटोसिन ऐड होता है डीऑक्सी शुगर के साथ टू मेक itself न्यूक्लियोसाइड, द नेम इज़ लाइक दैट डीऑक्सीसाइटिडीन। ओके, तो जब एक नाइट्रोजन बेस दूसरे एक राइबो शुगर के साथ ऐड हो जाता है, मतलब जब वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, तो उन लोगों का एक एक नाम हो जाता है। ठीक है, नाम क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को। देखो, डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस नाम हो गया। अब जब न्यूक्लियोसाइड एक बार बन चुका है तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए। तो जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ ऐड होता है, तो एक एक न्यूक्लियोसाइड जब एक एक फॉस्फेट के साथ ऐड होगा तो उसका भी अलग अलग नेम हो जाएगा। कैसे? जब देखो डीऑक्सी एडिनोसाइन जब फॉस्फेट के साथ ऐड होता है उसका नाम हो जाता है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, बिकॉज इट इज़ वन टाइप ऑफ phosphoric acid PO4, okay, and then it is phosphate, that's why deoxyadenylic acid. And when phosphate attached with deoxyguanosine, its name like that deoxyguanylic acid. And when जब क्या होता है, एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है डीऑक्सीथाइमिडीन के साथ, उसका नाम बन जाता है डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। जब डीऑक्सीसाइटिडीन के साथ फॉस्फेट ऐड हो जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। इन सब का और एक दूसरे भी नाम हो सकते हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक दे के दूसरा नाम लिख दिया है यहाँ पर। देखो, इसको हम बोल सकते हैं डीऑक्सी। लोगों का जो दूसरा नाम होता है जिसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, तो ये देखो डीऑक्सी एडिनोसाइन जो होता है, उस डीऑक्सी एडिनोसाइन को दूसरे तरीके से एक नाम बोला जा सकता है डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DAMP, डी फॉर डीऑक्सी एडिनोसाइन, ए मोनो, एम फॉस्फेट, पी। वैसे ही यहाँ पर देखो डीऑक्सी गुआनोलाइल एसिड को हम बोल सकते हैं डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड को बोल सकते हैं डीऑक्सीथाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड को बोल सकते हैं डीऑक्सीसाइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये इसका एक दूसरा नाम होता है। तो ये था आज का हम लोगों का ट्यूटोरियल। ओके, सो हम लोग कुछ नॉलेज ले चुके हैं, जान चुके हैं कैसे होता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने के लिए कोशिश किया, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत पसंद होगा। अगर पसंद हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त के साथ। अपने बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे तो उन लोगों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ईजी तरीके से हम आपको ऐसे समझाते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो अगर हम चाहते हैं आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ऐसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, और जुड़े रहिए इमोशनल इम्पल्स के साथ। So thank you for watching, and keep blessing on me and support on me. So take care yourself and try to be your own priority. Okay, that is main things for today's generation. Try to be your own priority. Take care and be safe. God bless you. Take care. Bye. Audio Jungle. Audio Jungle.